हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन 5। अभी बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। ओके, क्वेश्चन 6 का पहला क्वेश्चन है राइट मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। अब ये पीरियोडिक लॉ एकदम सिंपल है, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक पूरी वीडियो बना दी है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पे। तो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। कुछ डेफिनेट इंटरवल के बाद किसी भी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती है अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज किया जाए। उनका बेसिस क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के फॉर्म में अगर अपन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होती है। यही था मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, ओके। सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इतनी बार तुमको बता चुका हूँ, यही है अपना पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, 18 ग्रुप्स होते हैं, 1 to 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, 1 to 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये भी अपन देख चुके हैं कि 18 ग्रुप 7 पीरियड्स, इनको टोटल 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। यहाँ पे आता है एफ ब्लॉक। इनको टोटल 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। फिर एस ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक में नॉर्मली मेटलॉइड्स होते हैं, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स, मेटलॉइड्स नहीं, मेटलॉइड्स यहाँ बीच बीच में होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में मेटलॉइड्स नहीं, ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स। और जो एफ ब्लॉक होते हैं उसको इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। बस यही सिंपल सा स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ज़्यादा डिटेल में तुमको नहीं लिखना है इसके बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द मेंडेलीव एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स बोला है। अब आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? आइसोटोप का मतलब क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। तो अगर तुम लोग मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के हिसाब से आइसोटोप को प्लेस करना चाहोगे तो मेंडेलीव क्या बोलता है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करो। मतलब हर एक आइसोटोप को डिफरेंट स्पेस देना पड़ेगा, डिफरेंट पोजीशन देना पड़ेगा हर एक आइसोटोप को, क्योंकि हर एक आइसोटोप का एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जाओगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो हर किसी भी आइसोटोप का भले एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो, बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि एक ही पोजीशन पे सारे आइसोटोप को फिक्स किया गया है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। भले ही उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम है, तो उनको एक ही पोजीशन पे प्लेस किया गया और मेंडेलीव के हिसाब से डिफरेंट पोजीशन में प्लेस करना चाहिए। ये था उसका सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव साइंटिफिक रीजंस। क्वेश्चन ए है एटॉमिक रेडियस गोस ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पीरियड। अब तुम लोग यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता है। वो तुमको बस रीजन देने को क्यों कम होता है। तो सिंपल सा उसका रीजन है क्यों कम होता है। देखो वो कम क्यों होता है, वो कम इसके लिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस गोस ऑन इंक्रीजिंग, तो इसका जो शेल है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, सपोज करो ये आउटर मोस्ट शेल है, तो ये प्लस और ये आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, सपोज करो अब यहाँ पे भी मैं एक एटम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। कितना है इसका? 1 2 3। सपोज इसका क्या है? पीरियड सेम है ना, तो तीन ही अपन ने ड्रॉ किया। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शो किया, तो होगा क्या? इनके बीच का अट्रैक्शन होगा।
अब होगा क्या, अट्रैक्शन इनके बीच का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंगल अट्रैक्शन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का एज कम्पेयर टू यहाँ पे। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसका जो साइज़ है वो श्रिंक हो जाएगा, इसका जो साइज़ है वो श्रिंक हो जाएगा और इससे भी छोटा हो जाएगा, इससे भी छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी इंक्रीज होगा, और अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होगा तो साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका सिंपल सा रीज़न क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। क्या इंक्रीज होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से इनका साइज डिक्रीज हो जाता है इन द सेम पीरियड। ये था इसका रीजन। सेकेंड क्वेश्चन है, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सेकंड क्वेश्चन है मेटालिक कैरेक्टर पे। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये रहा तुम्हारा पीरियोडिक टेबल। अब जब तुम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी, ठीक है। अब तुमको अच्छे से पता है, यही चीज से तुम लोग समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कब होगा, जब इनके बीच का जो अट्रैक्शन है ये कम होगा, तभी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, निकल सकता है आसानी से। अभी किसके बीच में अट्रैक्शन कम है, इसके बीच में अट्रैक्शन कम है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है एज कम्पेयर टू ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता रहता है। तो सीधी सी बात है, इसका सबसे ज्यादा रहेगा, जो टूवर्ड्स द लेफ्ट रहेगा उसका सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो बड़े आसानी से उसका इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन कम है। और यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब इसका जो डोनेट करने का कैपेसिटी वो कम हो गया। तो जो कम डोनेट करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर तो कम ही होगा, और जो आसानी से डोनेट करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात हो गई, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते टाइम मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। और क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो इंक्रीज हो जाता है, इसके वजह से इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है। सिंपल आंसर था, कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। अभी देखो, अगर अपन ग्रुप 1 की बात करते हैं, अब ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है सबकी वैलेंसी 1 होगी। अगर ग्रुप 2 की भी बात करो तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी 2 ही होगी। ऐसा क्यों, इसका रीजन देना है, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं वो सेम होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, इनकी वजह से इनकी वैलेंसी भी क्या होती है, सेम होती है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, लिथियम की बात करूँ, सोडियम की बात करूँ, पोटेशियम की बात करूँ, तो सबके सारे एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 होता है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है और 4 से कम है, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। अगर सिमिलरली मैं इनकी बात करूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, अगर मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ पे भी वही है, इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 4 से कम है, मतलब वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जितने भी एलिमेंट सेम ग्रुप में आते हैं तो उनकी वैलेंसी भी सेम होती है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, इसलिए उनकी वैलेंसी भी सेम होती है। सिंपल आंसर। नेक्स्ट है, the third period contains only 8 elements even though its electron capacity of the third shell is 18। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है तुम्हारे दिमाग से थोड़ा सा ऊपर जाए, क्योंकि एकदम ऊपर से बता दूंगा तो मतलब नहीं है उस चीज़ का। देखो, इसका बोलने का मतलब है कि जो फर्स्ट शेल होता है उसकी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2n²। उसकी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 × 1² कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड पीरियड, तो ये हो जाएगा 2n² के हिसाब से 2 × 2²। ओके, तो 4 2 = 8, 2 × 4, तो आंसर आ जाएगा 8। अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूँ तो ये हो जाएगा 2n² इस फॉर्मूला, तो इसके हिसाब से 2 × 3²। ओके, तो 3² कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 2 × 9, तो आंसर आएगा 18। तो इसका क्वेश्चन है, जबकि थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 18 है, लेकिन
थर्ड पीरियड में पीरियोडिक टेबल में चेक करोगे तो एलिमेंट्स कितने आते हैं चेक करो। ये रहा थर्ड पीरियड, एलिमेंट कितना आया 1 2, फिर उसके बाद सीधा यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, मतलब 80 एलिमेंट्स क्यों आए, क्यों 80 एलिमेंट्स प्लेस हुआ है, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी तो 18 है, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी तो 18 है, लेकिन भरे कितने गए, सिर्फ 80 एलिमेंट्स। ऐसा क्यों, इसका रीज़न देना है। तो सुनो, इसका रीज़न क्या एक्चुअली, इसका रीज़न है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स भरा जाता है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में भरे जाते हैं। इंक्रीजिंग एनर्जी, अब इंक्रीजिंग एनर्जी मतलब क्या, देखो अभी अपने पास 4 ब्लॉक है S P D F, अपने पास 4 ब्लॉक है S P D F, ठीक है। लेकिन हर एक एलिमेंट में, हर एक एटम में कुछ शेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूँ तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एक ही शेल होता है 1s। अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूँ तो उसके पास 1s तो होगा ही, साथ साथ 2s भी होगा एंड 2p भी होगा। अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूँ तो उसके पास 1s तो होगा ही, 2s तो होगा ही, 2p तो होगा ही, 3s भी होगा, 3p भी होगा एंड 3d भी होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसके सबसेल्स भी बढ़ते जाते हैं। इसको बोलते हैं सबसेल। 2s 2p, 2s 2p, 3s 3p 3d। तो देखो अगर ये सेकेंड पीरियड में था तो 2p पे रुक गया, लेकिन थर्ड पीरियड में गया तो 3d तक आ गया। मतलब जैसे जैसे पीरियड इंक्रीज होता है इसका सबसेल भी एक एक इंक्रीज होता जाता है। अगर तुम लोग फोर्थ में चले जाओगे, फोर्थ पीरियड में, तो ये हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d। उसके बाद आ जाएगा 4s 4p 4d 4f। मतलब जो फोर्थ पीरियड है उसके पास f सबशेल भी अवेलेबल होता है। तो जैसे जैसे पीरियड इंक्रीज होता है वैसे वैसे एक एक सबशेल भी इंक्रीज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन सबशेल में फिल होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं। कैसे फिल होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं तो इनका जो ऑर्डर होता है ऑर्डर के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन्स भरने चाहिए p में, p में 3p में पहले भरने चाहिए, उसके बाद में 4s में भरने चाहिए, उसके बाद में 4 पीरियड के s ऑर्बिटल में भरने चाहिए, उसके बाद में भरने चाहिए 3d में, उसके बाद में भरने चाहिए 3d में, ठीक है। यही रीज़न है कि डी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, यही रीज़न है कि डी ब्लॉक यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। और ये जो प्रिंसिपल है ये हॉबबाउ प्रिंसिपल है, जो कि तुम्हारे 10th के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली 11th 12th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, तो मैं एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का है, ठीक है। बस इतना समझ लो यहाँ पे, ये लेवल पे बस इतना मैं तुमको समझा सकता हूँ कि इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जीज में, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। तो पहली एनर्जी कम इसकी होती है, इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भरे जाते हैं, यहाँ मतलब 3p में भरे जाते हैं, उसके बाद में 4s में भरे जाते हैं, बाद में 3d में भरे जाते हैं। तो अगर तुमको रीज़न लिखना तो तुम लोग सिंपल सा रीज़न 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पे बस इतना ही लिख सकते हो कि जो एनर्जी है वो 3s की कम होती है, उसके बाद में 3p की आती है, उसके बाद में 4s की आती है, उसके बाद में 3d की आती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स भरने की कैपेसिटी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में होनी चाहिए। तो इसकी एनर्जी पहले सबसे कम, तो पहले इसमें भरेगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा 3p में भरेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स 4s में भरेगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स 3d में भरेगा। तो यहाँ पे 4s की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3d। इसके लिए ही यहाँ पे भले ही कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की हो लेकिन भरे गए सिर्फ 8 एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर है चीज़, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वो पूरा 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, ठीक है। तो तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना काफ़ी है, ओके। एक और बार देखो, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, राइट द नेम ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। तुमको नेम लिखने हैं एलिमेंट्स के उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, ठीक है। कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हैं। पहला डिस्क्रिप्शन है द पीरियड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल KLM, ठीक है। तुमको ऐसे पीरियड का नाम बताना है, ऐसे पीरियड का नाम बताना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स K शेल में भी हो, L शेल में भी हो, M शेल में भी हो। तो इसका मतलब ये K है, ये L है, ये M है। तो M मतलब कौन सा पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड। तो आंसर तो बड़ा सिंपल हो गया, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड। सिंपल सा आंसर हो गया। मैंने पहले ही बताया था, जैसे जैसे एक एक शेल बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका पीरियड भी बढ़ते जाता है, साथ ही साथ उसके सबसेल्स भी बढ़ते जाते हैं, साथ ही साथ उसके सबसेल्स भी बढ़ते जाते हैं। ये आगे का कंसेप्ट है, 10th में इतना डिटेलिंग नहीं है इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द ग्रुप विथ वैलेंसी जीरो, द ग्रुप विथ वैलेंसी जीरो। अभी किसकी वैलेंसी जीरो होगी, किसकी वैलेंसी जीरो होगी, वैलेंसी जीरो होती है, वैलेंसी जीरो होती है जो ग्रुप 18 है, जो नोबल गैसेस है, इनकी वैलेंसी होती है जीरो। क्यों वैलेंसी जीरो होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और उनकी वैलेंसी फाइंड करनी है। तो अपन क्या करते हैं, अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 में से माइनस करते हैं, तो 8 माइनस 8 क्या हो गया, जीरो। वैलेंसी जीरो हो गई, मतलब वैलेंसी जीरो वाला एक ही ग्रुप है अपने पास जो कि है ग्रुप नंबर 18। तो आंसर आएगा ग्रुप 18। नोबल गैस भी कहा जाता है इनको, ग्रुप 18, ठीक है। सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1, फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1। अब नॉन मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं P ब्लॉक में। और P ब्लॉक में ऐसा एक ही ग्रुप है जिसका वैलेंसी 1 होता है, कौन सा, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, मतलब 4 से ज़्यादा है। तो 8 में से माइनस करना पड़ेगा, 8 माइनस 7 1 हो गया, 8 माइनस 7 क्या हो गया, 1। मतलब ग्रुप, उसने क्या पूछा है, द फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1। तो कौन सा फैमिली है, इसमें सारे के सारे हैलोजेंस होते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे एस्ट्राटाइन, मतलब ये कौन सी फैमिली है, हैलोजेंस की फैमिली है। इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली या तो ग्रुप 17, हैलोजन फैमिली या तो ग्रुप 17 जो कि नॉन मेटल्स है और इनकी वैलेंसी 1 है। तो आंसर आएगा, आंसर आएगा ग्रुप 17, ग्रुप 17, और यू कैन से हैलोजन फैमिली, और यू कैन से हैलोजन फैमिली। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, हैलोजन फैमिली या तो ग्रुप 17, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 2, हैविंग वैलेंसी, द फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1, ओके, हैविंग वैलेंसी 1 है। और वैलेंसी 1 किसका होगा, मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, S ब्लॉक में पाए जाते हैं। मैंने पहले ये बोला था तुमको पीरियोडिक टेबल पढ़ाते टाइम। तो जिनकी वैलेंसी 1 है तो वो हो गया ग्रुप 1, और जिनकी वैलेंसी 2 है वो हो गया ग्रुप 2। तो दो साइमल्टेनियसली क्वेश्चन पूछा, पहले वैलेंसी 1 के लिए पूछा, फिर वैलेंसी 2 के लिए पूछा। तो आंसर आएगा इसका ग्रुप 1, उसके बाद में आएगा ग्रुप 2। या तो बोल सकते हो अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स जिनका वैलेंसी 1 है और जिनका वैलेंसी 2 है तो उनका नाम आ जाएगा अल्कलीन अर्थ मेटल्स, उनका नाम आ जाएगा अल्कलीन अर्थ मेटल्स। सिंपल आंसर है। फिर पूछा है द मेटेलॉइड्स इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, द मेटेलॉइड्स इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। अब ये तो तुमको एक्चुअली याद रखना है, ये तो तुमको एक्चुअली याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बोरॉन एंड सिलिकॉन, बोरॉन, बोरॉन एंड सिलिकॉन, एंड सिलिकॉन, बोरॉन एंड सिलिकॉन। ये दो ऐसे एलिमेंट्स है, ये जो ऐसे एलिमेंट्स है जो मेटलॉइड्स हैं, जो क्या है, मेटलॉइड्स है, मेटल भी नहीं है नॉन मेटल भी नहीं है, ये मेटलॉइड्स है। बोरॉन एंड सिलिकॉन जो कि लाया करते हैं सेकेंड पीरियड में, जो कि लाया करते हैं सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में मिला के दो मेटलॉइड है, एक है बोरॉन एक है सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पूछा है नॉन मेटल्स इन द थर्ड पीरियड, नॉन मेटल इन द थर्ड पीरियड। तो नॉन मेटल इन द थर्ड पीरियड में 4 है, एक है फॉस्फोरस, एक है सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गोन। तो ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। ये लाइन से है, याद रख सकते हो। 15, 16, 17, 18 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। फिर लास्ट है 2 एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 4। वैलेंसी 4 किसका होगा, वैलेंसी 4 होगा इसका, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है। तो 8 में से 4 माइनस करोगे तो भी आंसर 4 ही आने वाला है। तो तुमको ऐसे 2 एलिमेंट्स बताने जिनकी वैलेंसी 4 हो। तो एक तो हो गया कार्बन और कार्बन के नीचे वाला सिलिकॉन,
कार्बन के नीचे वाला सिलिकॉन, क्योंकि आज ही आपने देखा कि सेम ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी सेम होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है तो सिलिकॉन की वैलेंसी भी कितनी होगी, 4 ही होगी। ठीक है, क्लियर है चीज़, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कार्बन एंड सिलिकॉन। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।